तो सिस्टम सुविधाओं से भरा हुआ है। सिस्टम के पास भरपूर ऑक्सीजन है। सिस्टम के पास रेमडेसिविर इंजेक्शन की कोई कमी नहीं है। ऐसे बयान तो आपने भी बहुत बार सुन लिए होंगे, लेकिन अब सुनिए वो सच्चाई जो इस कोरोना काल में चल रहे खेल को बेपर्दा कर रही है, जिसे सुनने के बाद आप खुद कहेंगे पॉजिटिव नेगेटिव का खेल, सिस्टम पास, जिंदगियां फेल। न तो सैंपल लिया गया, न तो कोई जांच आई। फोन आता है और उनकी टीम कहती है कि आप पॉजिटिव हैं। जांच नहीं, चल रहा है जिंदगी से खेल। पॉजिटिव नेगेटिव में सांसें हो रही हैं फेल। मैं हतप्रभ हूँ, डरा हुआ हूँ। खेल में निजी सेंटर से लेकर सिस्टम तक शामिल। भाजपा विधायक का जांच रिपोर्ट पर बड़ा खुलासा। और आज तो हद ही हो गई कि डिप्टी सीएमओ का फोन आता है और उनकी टीम कहती है कि आप पॉजिटिव हैं और 7 तारीख को आपका सैंपल लिया गया, 8 तारीख की रिपोर्ट आपकी पॉजिटिव आ गई। मैं हतप्रभ हूँ, डरा हुआ हूँ और आश्चर्यजनक ढंग से इस खेल को समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये है क्या खेल। न तो सैंपल लिया गया, न तो कोई जांच आई, न किसी प्रकार की रिपोर्ट की बात हुई। जरा सोचिए, जब एक विधायक डर सकता है, उसे सिस्टम के खेल में फंसाया जा सकता है, तो फिर आम आदमी की जिंदगियों की बिसात ही क्या है। चीख चीख कर जिंदगियों से हो रहे खिलवाड़ की सच्चाई बयां करता ये शख्स कोई आम आदमी नहीं, बल्कि कुशीनगर जिले के भाजपा विधायक जटाशंकर त्रिपाठी हैं, जिनके पास स्वास्थ्य विभाग की तरफ से आए फोन ने उन्हें हैरान कर रखा है, क्योंकि फोन पर उनकी सैंपलिंग किए जाने और रिपोर्ट पॉजिटिव आने की बात कही गई है, जिसके बाद से उनके होश उड़े हुए हैं, क्योंकि हकीकत यह है कि उनकी ना तो कोई सैंपलिंग हुई है और ना ही कोई कोरोना जांच। तो फिर ये रिपोर्ट आई कैसे और किसने बनाई? जांच आई, न किसी प्रकार की रिपोर्ट की बात हुई और डिटेल्स वैक्सीनेशन आईडी नंबर पर यह दिखाया जा रहा है कि आपको 7 तारीख को सैंपल लिया गया है, 8 तारीख की शाम को रिपोर्ट आपकी पॉजिटिव दिखाई गई, जबकि किसी भी प्रकार का सैंपल कलेक्शन, किसी प्रकार की रिपोर्ट हमने किसी को दी ही नहीं है। और वो रिपोर्ट हमारे पास जब पहुंचती है और सब पॉजिटिव रिपोर्ट की जब, मैं जानना चाहता हूं कि सभी प्रकार के खेल में लाइव डायग्नोसिस सेंटर हो या सरकारी हिस्सा हो या जो भी लोग हैं, इस सब के खेल में ये फर्जी पॉजिटिव नेगेटिव का जो आंकड़ा है, इस आंकड़ों के खेल में कितनी कालाबाजारी छुपी हुई है। विधायक जटाशंकर त्रिपाठी ने निजी जांच सेंटर से लेकर सरकारी सिस्टम तक फैले इस खेल को लेकर खुद सीएम योगी को ट्वीट किया है और उसमें लिखा है कि क्या मुझे गलत रिपोर्ट से दवा खानी होगी। ट्वीट में विधायक ने भाजपा नेताओं को भी टैग किया है और कहा है कि आप ही लोग मेडिसिन का सुझाव दे देते, क्योंकि जांच से लेकर रिपोर्ट तक सब फर्जी है। ना पुख्ता इलाज, कोरोना रिपोर्ट में भी खेल। सिस्टम के खेल में विधायक भी फेल। सिस्टम का शिकार केवल कुशीनगर के विधायक जटाशंकर ही नहीं, बल्कि फिरोजाबाद के भाजपा विधायक राम गोपाल उर्फ पप्पू लोधी भी हैं। उन्हें भी सुन लीजिए। मैं राम गोपाल पप्पू लोधी, विधायक जसराना। मैं आज आप सब लोगों को अपनी व्यादा कह रहा हूँ। मेरी पत्नी संध्या लोधी SN मेडिकल कॉलेज आगरा के लिए रेफर की गई थी 2008 से। वहाँ उसी ज़मीन पर 2-3 घंटे के लिए कर दिया गया। यहाँ से ले जाके जिलाधिकारी के कहने पर बड़ी मुश्किल से उसे बेड मिला। आज भी उसकी कंडीशन क्या है क्या नहीं है
ये तो माता रानी जाने। दरअसल फिरोजाबाद के जसराना विधायक राम गोपाल उर्फ पप्पू लोधी की पत्नी को 30 अप्रैल को कोरोना हुआ था। 7 मई को हालत बिगड़ने पर उन्हें आगरा के एसएन मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया था, जहां उन्हें जमीन पर लेटाया गया। घंटों तक कोई देखने नहीं आया। पत्नी तड़पती रही। विधायक सिस्टम के हर दरवाजे को खटखटाते रहे। बड़ी मुश्किलों से डीएम के आदेश के बाद उनकी पत्नी को बेड मिला, लेकिन हालात फिर भी नहीं सुधरे और अभी भी विधायक को नहीं पता कि उनकी पत्नी कैसी है। उत्तर प्रदेश सरकार के स्वास्थ्य विभाग की स्थिति क्या है, ये तो फिरोजाबाद के जसराना विधानसभा के विधायक राम गोपाल उर्फ पप्पू लोधी ने बता ही दिया कि किस तरह आगरा मेडिकल कॉलेज में उनकी पत्नी के साथ व्यवहार किया गया। उनको ज़मीन पर लेटाया गया, यहाँ तक कि खाना और पानी भी नहीं दिया गया, यहाँ तक डॉक्टरों ने उनकी देखभाल तक नहीं की। ये सब पप्पू लोधी ने एक वीडियो में आप बीती बताई है। हुजूर, ये आपके बंदे हैं, इन्हें आपकी तरह ही जनता ने चुना है। विधायक हैं आपकी ही पार्टी के। जब इनकी ये हालत है तो साहब इस सिस्टम को दुरुस्त कीजिए, क्योंकि जब एक विधायक की रिपोर्ट फर्जी बनाई जा सकती है और जब एक विधायक की पत्नी के इलाज में आपका सिस्टम इतनी लापरवाही कर रहा है, तो सोचिए हुजूर कि ये सिस्टम आम आदमी का क्या हाल कर रहा है। क्यों सुविधाएं होने के बावजूद भी शमशानों में लाशों का अंबार बढ़ता जा रहा है। कुशीनगर से अखिलेश तिवारी और फिरोजाबाद से कृष्णा की रिपोर्ट, एबीपी गंगा। अस्पतालों के बाहर स्वास्थ्य विभाग दफ्तरों में लोग एक रेमडेसिविर इंजेक्शन पाने के लिए घंटों लंबी लाइन में खड़े होते हैं, तब कहीं जाकर उन्हें एक इंजेक्शन मयस्सर होता है। इतनी किल्लत, इतनी मारामारी सिर्फ इसलिए है क्योंकि जिनके कंधों पर लोगों की जिंदगी बचाने की जिम्मेदारी है, वो सरकारी दफ्तरों में बैठकर जिंदगी की नीलामी कर रहे हैं। सिस्टम बेच रहा जिंदगी, सांसों की लगाई जा रही बोली, पिता की टूटती सांस की डोर को किसी तरह बचाने की जद्दोजहद कर रहा है बेटा। सरकारी अस्पताल के बाहर की ये तस्वीर झकझोर देने वाली है। प्रदेश भर से ऐसी तस्वीरें हर दिन सामने आ रही हैं, संवेदनाओं को हिला रही हैं। ऐसे न जाने कितने लोग हैं जो जरूरी दवाओं और ऑक्सीजन के न मिलने से हर पल दम तोड़ रहे हैं, जबकि दावे हैं कि सुविधाएं तो सब हैं। तो सवाल है कि फिर वो सुविधाएं हैं कहाँ और किन्हें मिल रही हैं। आइए सिस्टम की एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं। एक रेमडेसिविर हम कर रहे थे। पाँच है चाहिए, ठीक है सर। तो मंगाई, अच्छा ठीक है, ठीक है। इंजेक्शन चाहिए रेमडेसिविर। कहाँ ले गया हो? 5 है, 7 हमारे भर्ती हैं ना, चाहिए। कहाँ खबर वाले में कहा भर्ती करिए, नहीं साहब दिया होता, मर गया था, क्या करिए। हम 2 घंटा से करा दिए, सोई एक रेमडेसिविर हम कर रहे थे। ये वीडियो कोरोना मरीज की जिंदगी की सौदेबाजी का है और जो शख्स सौदा कर रहा है वो सिस्टम का बड़ा हिस्सा है। उसके ऊपर जिले के कोरोना मरीजों की जिंदगी बचाने की अहम जिम्मेदारी है। पीले रंग की शर्ट पहने हरे हरे 500 के नोटों की गिनती करता ये शख्स कोई और नहीं, अमेठी के कोविड अस्पतालों के इंचार्ज बनाए गए ACMO डॉक्टर RP गिरी का है, जिनके पास गंभीर कोविड पेशेंट की जान बचाने के लिए एक शख्स रेमडेसिविर इंजेक्शन लेने आया था। बदले में डॉक्टर साहब ने उससे सौदेबाजी की और 5000 रुपए वसूल लिए। एक हिसाब हम कर रहे थे, एक हम कर रहे थे, एक रेमडेसिविर हम कर रहे थे। पाँच है चाहिए,
ठीक है सर। तो मंगाई। अच्छा ठीक है, ठीक है। इंजेक्शन चाहिए रेमडेसिविर। हाँ, कहाँ ले गया हो? 5 है, 7 हमारे भर्ती हैं ना, चाहिए। कहाँ सावत वाले में का है भर्ती करिए। नहीं साहब जिया होता मर गया था, क्या करिए। हम 2 घंटा से साहब करा दिए, सो यहाँ। जिम्मेदारों के हाथों में जिंदगी, जिंदगी का सौदा कर रहे जिम्मेदार। रेमडेसिविर इंजेक्शन के पैसों की लेन देन का वीडियो जब सामने आया तो स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया। अधिकारी जवाब देने को तैयार नहीं। जांच के लिए टीम जरूर गठित कर दी गई और कार्रवाई की बात भी कही जा रही है। अभी मामला मेरे संज्ञान में आया है, उसके लिए मैंने 1-2 चिकित्सकों की जांच दल बना दिया है और उसकी जैसे ही रिपोर्ट आएगी उस पर कार्रवाई की जाएगी। सिस्टम में बैठे लोग कैसे लोगों की जिंदगियों से खेल रहे हैं, ये तो अमेठी की इस तस्वीर से तय ही हो जाता है। कैसे आम आदमी तक पहुंचने वाली जरूरी दवाएं, इंजेक्शन और ऑक्सीजन खुद सिस्टम का ही शिकार बन रही हैं। लोग शामली की इन तस्वीरों की तरह सिर्फ तड़प रहे। किल्लत में लोग हार रहे जिंदगी, सिस्टम के लोग कर रहे सौदेबाजी। जमीन पर पड़े इस शख्स को कोरोना ने अपनी चपेट में ले रखा है। इस बुजुर्ग शख्स को इलाज की बेहद जरूरत है। ऑक्सीजन की चंद बूंदें इस बुजुर्ग की जिंदगी बचा सकती हैं। न तो इस शख्स से अस्पताल बहुत दूर है और न ही दावों वाले इंतजाम। लेकिन अफसोस ये है कि इस शख्स को न तो वक्त पर अस्पताल मिला और न ही इंतजाम। कोरोना से ग्रसित पिता को लेकर अस्पताल पहुंचे बेटे के हाथ पांव फूल गए जब कोविड अस्पताल में जगह नहीं मिली, ऑक्सीजन नहीं मिली। बेटा पिता को लेकर जमीन पर ही बैठ गया। पिता की उखड़ती सांसों को अपने हाथों से उनकी छाती को पंप करके किसी तरह उनकी जिंदगी बचाने की कोशिश करता रहा। कोई भी नहीं देख रहा, ऊपर जाओ, डॉक्टर बोल रहा अपने को मार ले जाओ। संवेदनाओं को झकझोर देने वाली ये तस्वीर शामली जिले के कोविड अस्पताल के बाहर की है, जबकि सिस्टम कह रहा है कि सबको इलाज मिल रहा है, सबकी जिंदगी सुरक्षित है। लेकिन कहते हैं कि तस्वीरें झूठ नहीं बोलती। वीडियो में साफ दिख रहा है कि कैसे एक बुजुर्ग शख्स बदइंतजामी का शिकार बन रहा है, उसकी सांसें उखड़ रही हैं। इन 2 तस्वीरों से सिस्टम की दुहाई देने वालों को ये समझने की जरूरत है कि सारी सुविधाएं मौजूद होने के बावजूद क्यों उनका लाभ आम आदमी को नहीं मिल रहा। क्योंकि सिस्टम में जो लोग बैठे हैं वो ही उसे अंदर से खोखला कर रहे हैं। एबीपी गंगा के लिए अमेठी से अखिलेश माही और शामली से पंकज की रिपोर्ट। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। कोरोना काल में जहां आम आदमी को अपनी जिंदगी बचानी मुश्किल हो रही है, तो वहीं लखनऊ में रसूखदार थाईलैंड से लड़कियां बुलाकर पार्टी कर रही हैं। शायद ये हकीकत कभी सामने भी ना आती अगर थाईलैंड से आई लड़की कोरोना का शिकार न बनती। लड़की की कोरोना से मौत के बाद हड़कंप मच गया है। महंगे शौक में चली गई जान, कोरोना का शिकार हुई थाई गर्ल। राजधानी लखनऊ के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में थाईलैंड की एक लड़की की मौत कई राज छिपाए हुए है। बीते 3 मई को कोरोना से थाई गर्ल की मौत के बाद से ही हड़कंप मचा हुआ है। थाईलैंड की लड़की का लखनऊ पहुंचना कई सवाल खड़े कर रहा है, जिसमें प्रदेश के एक रसूखदार का नाम भी खींचा जा रहा है। 31 साल की थाईलैंड की लड़की लखनऊ पहुंची। 28-29 अप्रैल की रात अस्पताल में भर्ती कराया गया। जांच में थाई लड़की कोरोना संक्रमित निकली। लड़की का ऑक्सीजन लेवल लगातार कम हो रहा था। 3 मई को इलाज के दौरान थाई लड़की की मौत हो गई।
लखनऊ में थाईलैंड की युवती की कोविड से मौत के मामले में शहर के एक बड़े भाजपा नेता का नाम सामने आ रहा है। बताया जा रहा है कि कद्दावर नेता के बेटे ने ही थाईलैंड से मोटी रकम देकर अदाकार लड़की को लखनऊ बुलाया था, जो कई दिनों तक उसकी पार्टी का हिस्सा रही। फिर उसे कोरोना संक्रमण हुआ और लखनऊ के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में उस लड़की की मौत हो गई। कोरोना के चलते सब कुछ बंद चल रहा है। ऐसे में थाईलैंड की एक युवती लखनऊ आती है और लोहिया अस्पताल में संक्रमण से दम तोड़ देती है। युवती के अंतिम संस्कार में मदद के लिए रायपुर के एक बिल्डर राकेश शर्मा की कॉल आने पर यहाँ का एक युवक सलमान सामने आता है। सलमान थाई युवती और उसके परिवार वालों से संपर्क करके पुलिस की मदद से उसके शव का क्रियाक्रम कराता है। इस घटनाक्रम के 4 दिन बाद चौंकाने वाली नई जानकारियां सामने आती हैं। पता चलता है कि युवती को भाजपा नेता और राजधानी के बड़े बिल्डर के बेटे ने मौज मस्ती के लिए बुलाया था। सोशल मीडिया पर चर्चाओं का बाजार गर्म हो जाता है, लेकिन पुलिस प्रशासन के अधिकारी चुप्पी साधे बैठे रहते हैं। आखिर ऐसी कौन सी वजह थी जो इस रहस्यमय हो चुके मामले में पुलिस के अफसर कोई कार्रवाई नहीं कर रहे? ये पूरा मामला थाई गर्ल की मौत के 3 दिन बाद सुर्खियों में आया, क्योंकि इस पूरे मामले में रायपुर का एक बिल्डर राकेश शर्मा लखनऊ के रकाबगंज में रहने वाले सलमान नाम के शख्स से अंतिम संस्कार कराता है, जिसका कनेक्शन राजधानी के बड़े बिल्डर और कद्दावर नेता से जुड़ा बताया जा रहा है, जबकि पूरे मामले में सरकारी अमला चुप्पी साधे हुए हैं। नहीं, लड़की का ये था कि ये डेट 28 को जो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल के डॉक्टर हैं वहाँ पे आके वो खुद डेट 28 को एडमिट हुई है। डेट 28 को एडमिट हुए हम उसने मेरे को 29 को मेरे फ्रेंड है राकेश शर्मा, उनके पास थाई एम्बेसी आइस के जो फ़ोन गया तो उन्होंने बोला कि सलमान वहाँ पे जाके देखिए आप, एक लड़की है उसकी जो हेल्प हो जाए। तो मैं जब पहुँचा तो मुझे नहीं पता था कोविड है, उसको कोविड था। तो उसके अलावा मैंने उसकी हेल्प की, जिसमें एम्बेसी ने डॉक्टर से भी बात की, उसकी फैमिली ने भी बात की और एम्बेसी ने पूरा लेटर लिख के दिया कि आप उसका ट्रीटमेंट करिए, वो करिए। और डॉक्टर से उन्होंने कोऑर्डिनेट भी किया कि इसको हम दिल्ली ले जाएं, हाई लेवल पे इसका इलाज कराएं, लेकिन डॉक्टर ने बोला ऑक्सीजन लेवल कम है तो आप बाहर नहीं ले जा सकते। इसलिए यहाँ पे उसका इलाज चल रहा था। इलाज चलने के बाद उसकी डेथ हुई, जिसके लिए एम्बेसी ने मुझे ऑथराइज पर्सन किया। उसके बाद उसका जो अंतिम संस्कार कराएगा, जिसके लिए उसकी फैमिली ने वीडियो रिकॉर्डिंग, एम्बेसी ने, पुलिस ने सारी चीज़ें की। रसूखदारों के शौक का शिकार हुई लड़की। थाईलैंड से लखनऊ किस लिए आई थी लड़की? कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि तमाम ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब पुलिस प्रशासन नहीं दे पा रहा। बताया जा रहा है कि युवती कैंट में बिल्डर के बंगले के अलावा कई अन्य जगहों पर गई और तमाम बड़े लोगों के संपर्क में आई। हालांकि पुलिस युवती के बारे में कोई जांच पड़ताल नहीं कर रही। कोई ये तक बताने को तैयार नहीं कि वो लखनऊ किसके बुलावे पर क्यों आई थी। थाईलैंड की युवती का रायपुर के बिल्डर राकेश शर्मा से क्या कनेक्शन था? कहीं राकेश के जरिए ही युवती भाजपा नेता और रसूखदार बिल्डर के बेटे के संपर्क में तो नहीं आई थी? युवती का अंतिम संस्कार कराने वाले सलमान का रायपुर के बिल्डर राकेश से कैसे संपर्क हुआ? कोरोना संक्रमित युवती लखनऊ में कहां गई, कहां ठहरी, किस किस से मिली? युवती की कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग क्यों नहीं कराई गई? युवती के लखनऊ आने की वजह की छानबीन से पुलिस प्रशासन के अधिकारी क्यों कतरा रहे हैं? ऐसे तमाम सवाल जवाब का इंतजार कर रहे हैं। जहां एक तरफ थाईलैंड की लड़की को लेकर सवालों का अंबार लगा है, तो दूसरी तरफ आरोपों से घिरे भाजपा सांसद ने डीजीपी को पत्र लिखा है, जिसमें पूरे मामले में खुद को बेवजह खींचे जाने की बात कही है। साथ ही सोशल मीडिया पर उनके परिवार को बदनाम करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। ये भी कहा है कि पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन में लड़की की कॉल डिटेल के आधार पर उसके करीबियों को खंगाले। संजय सेठ के शिकायती पत्र के बाद अब सवाल पुलिस की जांच पर है, क्योंकि अभी तक पुलिस ने थाई लड़की की मौत के बाद भी किसी तरह की जांच शुरू नहीं की है। जांच होगी भी कि नहीं, इसके बारे में भी कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं है। एबीपी गंगा के लिए लखनऊ से विवेक त्रिपाठी की रिपोर्ट।